14 अप्रैल 2024 को भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती है। वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दलितों के साथ समाज में होने वाले भेदभाव का विरोध किया और इसके लिए उन्होंने अभियान भी चलाया था। भीमराव को आजाद भारत के पहले कानून मंत्री होने का श्रेय भी दिया जाता है। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव अंबेडकर का 6 दिसंबर 1956 को निधन हुआ था। ये तो आप सभी जानते हैं कि महर जाति में जन्मे बाबा साहेब ने बचपन से ही जातिवाद को झेला। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में भीमराव अंबेडकर जी के कुछ अधूरी ख्वाहिशों के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल अंबेडकर जी का भारत देश को देखने का नजरिया बिल्कुल ही अलग था। वे पूरे देश को अखंड देखना चाहते थे, इसलिए वे भारत के टुकड़े करने वालों की नीतियों के सख्त खिलाफ थे। भारत को 2 टुकड़ों में बांटने की ब्रिटिश हुकूमत की साजिश और अंग्रेजों की हाँ में हाँ मिला रहे कुछ भारतीय नेताओं से वे इतने नाराज थे कि उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के विभाजन को लेकर एक पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान लिखी, जो बहुत ही चर्चा में आई। खास बात यह है कि उनके निशाने पर सबसे ज्यादा जिन्ना थे। अंबेडकर का मानना था कि देश को 2 भागों में बांटना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है और ऐसे विभाजन से राष्ट्र से ज्यादा मनुष्यता का नुकसान होगा, बड़े पैमाने पर हिंसा होगी, जो यकीनन विभाजन के दौरान हुआ भी। इसके अलावा उनका ये भी मानना था कि कांग्रेस मुस्लिम लोगों को खुश करने के लिए यह नीति अपना रहे हैं और ऐसा कदम उठा रही है। अपनी 1941 में आई पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान में उन्होंने पूरी कांग्रेस और मुस्लिम लीग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। यही नहीं, अंबेडकर राष्ट्र के जियो कल्चरल कॉन्सेप्ट पर विश्वास करते थे, यानी कि बाबा साहेब भारत को लेकर यह मानते थे कि भारत को प्रकृति ने ही एक एकल भौगोलिक इकाई के रूप में बनाया है, लिहाजा उसे 2 भागों में नहीं बांटा जाना चाहिए। यकीनन राष्ट्र को लेकर अंबेडकर के विचार बेहद क्रांतिकारी तो थे ही, बल्कि वे पूर्ण और अखंड भारत की कल्पना करते थे। पाकिस्तान विभाजन को लेकर उनकी पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान बेहद महत्वपूर्ण रही है। भारत में आरक्षण का इतिहास तकरीबन 141 साल पुराना है और आजादी से 65 साल पहले भारत में आरक्षण की नींव रखी गई थी। भारत में आरक्षण की शुरुआत वर्ष 1882 में उस वक्त शुरू हुई जब हंटर आयोग का गठन हुआ था। ब्रिटिश राज से आज के प्रगतिशील भारत तक आरक्षण की बेल लगातार फल फूल रही और बढ़ती जा रही है। नतीजतन देश में आरक्षण की मांग और इसे खत्म करने के लिए सैकड़ों आंदोलन हो चुके हैं। आज के दौर में आरक्षण एक समूह के विकास की जरूरत से ज्यादा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। साथ ही आरक्षित वर्ग के प्रतिष्ठित और ऊंची पहुंच वाले लोगों के लिए ये आरक्षण उनकी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखने का माध्यम बन चुका है। भारतीय संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी, उसका उद्देश्य केवल कमजोर और दबे कुचले लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना था। लेकिन इस मामले में हमारे राजनेताओं की सोच अंग्रेजों की सोच से ज्यादा खराब निकली। यही वजह है कि आरक्षण का समय समाप्त होने के बाद भी वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें न सिर्फ अपनी मर्जी से कराईं, बल्कि उन्हें लागू भी किया। इसके खिलाफ सवर्ण युवाओं ने काफी हंगामा और प्रदर्शन किया। इन सवर्ण छात्रों ने संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन किया। इसके कुछ की जान भी चली गई। आरक्षण आज ऐसा मुद्दा बन चुका है जो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए जीत हार की वजह बनता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद संविधान बनाते वक्त उसमें आरक्षण की स्थायी व्यवस्था नहीं की थी। उन्होंने कहा था, 10 साल में ये समीक्षा हो कि जिन्हें आरक्षण दिया गया, क्या उनकी स्थिति में कोई सुधार हुआ या नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि यदि आरक्षण से किसी वर्ग का विकास हो जाता है तो उसके आगे की पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने वजह बताई थी कि आरक्षण का मतलब बैसाखी नहीं है जिसके सहारे पूरी जिंदगी काट दी जाए। यह विकसित होने का एकमात्र अधिकार है। यही वजह है कि अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण की स्थायी व्यवस्था नहीं की थी। लेकिन देश चलाने वालों ने बाबा साहब को निराश किया है। ये संविधान सभा और बाबा साहब की कल्पना का राष्ट्र नहीं है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह एक और बहस है। इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में संस्कृत भाषा का समर्थन किया था। दरअसल उनका मानना था कि देश की आजादी के बाद अंग्रेजी को कम से कम 15 साल तक देश की आधिकारिक भाषा बनाए रखा जा सकता है, वह भी तब तक कि जब तक संस्कृत पूरी तरह से सरल भाषा नहीं हो पाती। अंबेडकर ने देश की आजादी के तुरंत बाद गठित राष्ट्रभाषा व्यवस्था परिषद को संस्कृत को भारतीय संघ की राजभाषा बनाने का सुझाव दिया। वे इस बात से आशंकित थे कि आजाद हिंदुस्तान कहीं भाषाई झगड़े की भेंट न चढ़ जाए। देश में भाषा को लेकर कोई विवाद न हो, इसलिए जरूरी है कि राजभाषा के रूप में ऐसी भाषा का चुनाव हो जिसका सभी भाषाभाषी बराबर आदर करते हो। अंबेडकर जानते थे कि यह संभावना सभी भारतीय भाषा की जननी संस्कृत में ही हो सकती है। संस्कृत भारतीय भाषा की हिमालय है। भारतीय भाषाओं और बोलियों में संस्कृत का नीर बहता है। उन्हें भरोसा था कि संस्कृत के नाम पर देश में कहीं कोई विवाद नहीं होगा। इसलिए सारी भारतीय भाषाओं में से किसी एक को राजभाषा बनाने पर बहस जब पूरी हो गई तो अंबेडकर ने संस्कृत को राजभाषा के रूप में रखने का प्रस्ताव रखा। ये खबर 11 सितंबर 1949 के नेशनल हेरल्ड में भी छपी थी।
दरअसल बाबा साहब का मानना था कि वर्गहीन समाज रचने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। उनको विश्वास था कि जब तक जाति प्रथा का विनाश नहीं हो जाता तब तक न तो राजनीतिक में सुधार लाया जा सकता है और न ही आर्थिक सुधार लाया जा सकता है। उनकी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन द एनाइलेशन ऑफ कास्ट सबसे महत्वपूर्ण किताब है। इस किताब में डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक जाति प्रथा का विनाश नहीं हो जाता समता, न्याय और भाईचारे की शासन व्यवस्था नहीं कायम हो सकती। जाति व्यवस्था का विनाश हर उस आदमी का लक्ष्य होना चाहिए जो अंबेडकर के दर्शन में विश्वास रखता हो। उनके जीवन काल में किसी ने नहीं सोचा होगा कि उनके दर्शन को आधार बनाकर राजनीतिक सत्ता हासिल की जा सकती है, लेकिन आज यह एक सच्चाई है। हर पार्टी का नेता उनके चरणों में वोट के लिए शीश झुकाता है, लेकिन अंबेडकर के नाम पर सत्ता का सुख भोग रहे नेता उनके सबसे प्रिय सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। जिसका उदाहरण आप उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती को ही देख सकते हैं। उन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जातिवाद संस्थाओं का विनाश हो सके। पिछले 25 वर्षों की उनकी राजनीति पर नजर डालने से पहले ही समझ में आ जाता है कि उन्होंने जाति प्रथा के विनाश के लिए कोई काम नहीं किया है, बल्कि इसके उलट वे जातियों के आधार पर पहचान बनाए रखने की पक्षधर हैं। सिर्फ एक मायावती ही अकेली नहीं है, राजनीति में और भी बहुत से नेता हैं जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, ओवैसी आदि। बहुत सारे नेताओं को मालूम ही नहीं है कि अंबेडकर के मुख्य राजनीतिक विचार क्या हैं, उनकी सबसे महत्वपूर्ण किताब का नाम क्या है। उनकी सबसे महत्वपूर्ण किताब द एनाइलेशन ऑफ कास्ट उन सभी के लिए एक भाषण है जो जाति प्रथा को बढ़ावा देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के स्पष्ट विचार थे कि वह भारत का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कायापलट देखना चाहते थे। वह चाहते थे कि भारत का विशाल जनसमूह स्वतंत्रता और समान अवसरों का लाभ उठाए। वह जातिवाद और धार्मिक समुदाय से भारत को मुक्त करना चाहते थे तथा शिक्षा और विकास को देश के हर कोने में पहुंचाना चाहते थे। वह चाहते थे कि भारत एक ऐसे आधुनिक राष्ट्र के रूप में उभरे जहां स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा फले फूले तथा पिछड़ापन समाप्त हो जाए। अंबेडकर प्रगतिशील बदलाव में विश्वास करते थे, परंतु वो इस बदलाव को रक्तपात के जरिए लाना नहीं चाहते थे। वो संसदीय लोकतंत्र और विधिक शासन के माध्यम से परिवर्तन चाहते थे, जिसमें सभी प्रेम के एक सूत्र में बंधकर भारत को विकास के सबसे ऊंची चोटी पर ले जाए। आज महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए हमारे पास जो भी संवैधानिक सुरक्षा कवच, कानूनी प्रावधान और संस्थागत उपाय मौजूद हैं, इसका श्रेय किसी एक मनुष्य को जाता है तो वे हैं भीमराव अंबेडकर। उनके बारे में जितना भी लिखे या कहे वो सब कम ही है। ये तो थे अंबेडकर जी के कुछ अधूरे सपने जो आज भी पूरे नहीं हुए हैं, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता इन्हें पूरा करने का? आपको अंबेडकर जी के विचारों और कामों से क्या सीख मिली है और आपको यह वीडियो कैसी लगी? आपकी भीमराव अंबेडकर जी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।